बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार राजस्व परिपत्र में संशोधन कर एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 11 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में लंबे समय से कब्जाधारी जमीनों को बेचने का फैसला किया गया। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। फैसले के विरोध में बीजेपी विधायक नवीन मार्कंडे ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार कर्ज को लेकर पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार वो करने जा रही है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। सरकार छत्तीसगढ़ को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का तर्क है कि हर जमीन का राजस्व परिपत्र के हिसाब से अपना चरित्र होता है, हर जमीन का अपना महत्व होता है और अगर इस जमीन पर कोई काबिज है तो उसे जमीन नहीं दी जा सकती। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी के नेताओं पर ही जमीन के अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। हमारी आपत्ति है कि किसी भी प्रकार से जो है सरकार जमीन को, शासकीय जमीनों को ना बेचे और माननीय न्यायालय से निवेदन किए हैं हम लोग कि इस पर रोक लगाया जाए और ऐसे आदेश को, बेतुका आदेश को निरस्त किया। भारतीय जनता पार्टी के समय में ज़मीनों का बंदरबांट किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता किसी न किसी गांव में रतन जूट के प्लांटेशन के नाम पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट करा के रखा हुआ था। तो ऐसे लोगों को हर जगह सरकार की हर अच्छी नीयत वाली काम में भी बदनीयती दिखाई, क्योंकि इन्होंने बदनीयती से सारे काम किए थे। हमारी सरकार तो सरकार के खजाने में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से इस नियम को लाई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासत हो रही है। वहीं सरकार का प्लान क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों की जो जमीन है, कब्जाधारी जमीन को बेचने का अब सरकार ने फैसला किया है। उन जमीनों को शामिल किया गया है जो सरकार के उपयोग में नहीं है और सालों से अवैध कब्जे वाली जमीनों को बेचने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने का फैसला सरकार का है और वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार को इससे आमदनी होगी, क्योंकि जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग जमीन के पैसे देंगे और ये सीधा सरकार के राजस्व को बढ़ाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है। विपक्ष को क्या आपत्ति है ये भी आपको बता देते हैं। विपक्ष का कहना है सरकार पर प्रदेश को निजी हाथ में बेचने का विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार प्रदेश को निजी हाथों में बेच रही है। भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश में सरकार ये कदम उठा रही है। वहीं फैसले के खिलाफ विपक्ष ने कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट ने भी जो याचिका दाखिल की गई है, पीआईएल दाखिल की गई है, उसे स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी विधायक ने इस पीआईएल के बाद कई गंभीर आरोप भी कांग्रेस की सरकार पर लगा दिए हैं। सीधे अब मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अवधेश जैन जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। वहीं धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल धनंजय ठाकुर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार भूमाफियाओं को बल दे रही है, साथ ही साथ उनका कहना है कि आप प्रदेश को निजी हाथों में दे रहे हैं, प्रदेश को बेच रहे हैं। धनंजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपसे सवाल है, एक बार सवाल मैं दोहरा देता हूं, सुन नहीं पाए, आवाज कट गई। सवाल दोहरा देता हूं। सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो प्रदेश को बेच रही है और आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रही है आप भूमाफियाओं को बल दे रहे हैं। देखिए मृदुल जी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और किस प्रकार के सरकारी जमीनों को भाजपा समर्थित लोगों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, देखेंगे हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों का,
कब्जा है हजारों एकड़ जमीन पर। और उसको क्यों किया गया? क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार के दौरान रतन जोत लगाने के लिए जमीनों का बंदरबाट किया गया। रतन जोत घोटाला तो हुआ 1000 करोड़ का, सरकारी जमीन का भी घोटाला उस दौरान रमन सरकार में हुआ। 1 रुपए की टोकन पे सरकारी जमीनों को भाजपा समर्थित लोगों को दे दिया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार। धनंजय जी, मेरा एक सवाल है, आपका कहना है 15 साल तक बीजेपी की सरकार ने अपने लोगों को जमीन दी, तो क्या उन्हीं जमीनों पर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उन्हें आप मालिकाना हक देंगे? ये शहरी क्षेत्रों में लागू हो रहा है। मैं ये भी आना चाहता हूं, शहरी क्षेत्रों पे आप जहां देखेंगे सरकारी जमीन पर गरीब ठेला व्यवसाय, रिक्शा चालक जो छोटे छोटे मकान बना लिए हैं, जो सरकारी जमीन है, जो उस जमीन पर उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है। और उसके लिए नियम तय किए गए हैं कि गाइडलाइन के जो रेट है उसके 1.5 गुना जो राशि जमा करेगा उसको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। और गरीबों को मकान और दुकान देने को, उनके आशियाने को अगर देने को भारतीय जनता पार्टी से भूमाफिया निरूपित करिए तो भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता है, क्योंकि ये कभी गरीबों के बारे में सोचे नहीं है। और ये 15 साल के शासन काल में बैठे हुए गरीब लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तो सरकारी जमीन है जहां गरीब लोग बैठे हुए हैं, उसको उनका मकान मिल जाएगा, आशियाना बच जाएगा। हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जिस प्रकार से गरीबों के मकान पर, दुकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, उनको घर से बेघर किया गया है, उनके आशियानों को तोड़ने का काम किया गया है। ऐसी काम नहीं चाहते। जैन जी का जवाब ले लेता हूं धनंजय जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने 15 सालों तक पहले तो कब्जा दिलवाया, और जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, तो बीजेपी को दिक्कत है। जैन साहब, दिक्कत क्या है आपको? जी देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि आपने कोई योजना बनाई है, दिक्कत ये है कि आप सरकार के पदों में बैठ गए हैं तो आप धित्रास बन के कार्य कर रहे हैं। समस्या ये है, आप स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर 22 जिलों का भूमि पूजन करते हैं। कोंडा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा करके सीधा उस पर भूमि पूजन करते हैं, कोई आवंटन नहीं हुआ। कवर्धा में होमगार्ड की जमीन को बिना आवंटन करे उस पर सीधा भूमि पूजन करते हैं। आप बिलासपुर में जाएं, वहां पर सामुदायिक भवन की जमीन, स्कूल की जमीन पर सीधा भूमि पूजन करते हैं। मुंगेली में सहकारी समिति की जमीन पर सीधा भूमि पूजन करते हैं बिना आवंटन करे। नारायणपुर में ब्रिटिशकालीन भवन को जिसमें है उसमें सीधा भूमि पूजन करते हैं। मतलब आप कांग्रेस भवन जो बनाना चाहते हैं उस पे ऐसी सरकारी जमीन जो कि जनता के लिए यूज हो रही है, कहीं सामुदायिक भवन है, कहीं स्कूल है, कहीं पर होमगार्ड के विभाग के लिए काम आ रहा है, कहीं सहकारी समिति है, वैसी जमीनों को बिना आवंटन करे, बिना आप दावापत्ति मंगाए, बिना उस दावापत्ति का निराकरण करे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर सीधा भूमि पूजन करते हैं। मैं तो आज राजीव गांधी जी की आत्मा दुखी होती होगी ये सब कार्य देखते हुए। आप वो तो ये भी कह रहे हैं ना सर कि आपने भी तो यही किया गांव में और ग्रामीण इलाकों में आपके लोगों को आपने जमीन दे दी, तो फिर भी निश्चित ही हम वो भी तो यही कह रहे हैं, आपने आपकी सरकार के दौरान भी यही किया। जमीन का इनका पुराना नाता है। मैं जमीन का जब जमीन का लाभ आता है तो रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम आता है, जो हजारों एकड़ के वारे नारे जिन्होंने किया है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले अपने गिरबा में देख लीजिए, बल्कि आप नाम बताइए कौन कैसा कहां किसको मिला। आप नाम के साथ चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा स्थिति रहेगी और वैसी स्थिति में ज्यादा डिबेट में आनंद आएगा, जनता के सामने भी सच जाएगा। बल्कि मेरा आपसे सवाल है, आपने जो 22 कांग्रेस भवन की जमीन का भूमि पूजन किया है, उस 22 जमीन क्या आपको आवंटन हुई? क्या उस पर दावापत्ति आपने आमंत्रित किया? दावापत्ति आई तो क्या उसका निराकरण किया? क्या उसका सरकारी अधिकारी ने, बकायदा कलेक्टर ने मंत्रालय को प्रस्ताव दिया, तहसीलदार ने प्रस्ताव दिया, एसडीएम ने प्रस्ताव दिया? और प्रस्ताव होने के बाद, दावापत्ति निराकरण के बाद क्या जमीन आपके नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई है, आपका आवंटन हुई है? ऐसी स्थिति होने के बाद मैं इस पर जवाब लूंगा तो निश्चित ही मैं कहता कि आपने आपके नियम बनाए हुए नियम का पालन किया। ठीक है, मैं देवेश आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये फैसला जो है इस पर कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि सरकार को राजस्व का फायदा होगा, जो नुकसान सरकार का हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एक फायदा भी मिलेगा। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो कब्जाधारी हैं उन्हें जमीन दे दी जाएगी, लेकिन चिन्हित कैसे किया जाएगा देवेश कि कौन कितने सालों से है? और जैसा अभी हम रकम की बात कर रहे हैं, धनंजय ठाकुर साहब ने बताया कि कई सब्जी वाले हैं, कई ठेले वाले हैं, इतनी रकम उन्हें देनी पड़ेगी, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे अहम सवाल तो यही है।
देखिए, अच्छी बात यह है कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए बात कही जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं कही जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सरकारी भूमि जो है वो चारागाह के लिए कम पड़ रही है, शमशान के लिए कम पड़ रही है। ऐसे में जो कब्जाधारी है उनको देने की बात ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्र में आप देखेंगे कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, और ऐसा नहीं कि इसके लिए केवल अभी की सरकार दोषी है, पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी इनके सांठगांठ और मिलीभगत की वजह से बड़ा व्यापारी वर्ग, बड़े लोग जो हैं उन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। अब उस कब्जे की जमीन से सरकार को 4 आने की इनकम नहीं हो रही है, तो अभी की सरकार को यह लगता है कि कब्जा हटाने में तो वो नाकामयाब ठहरे, क्योंकि संबंध सबके होते हैं। भले ही टीवी स्टूडियो में बैठ करके दोनों राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो अपने अपने दल की बात करें, लेकिन जब बड़े नेताओं की आपसी बैठक होती है उसमें सब एक नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब कांग्रेस नेताओं के कब्जे होते हैं तब बीजेपी तोड़ती नहीं है, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी नेताओं के कब्जों को रेगुलाइज करने की बात कांग्रेस के नेता कहते नजर आते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें न तो जमीन में जो कब्जा है उसको इजाजत मिले, और जो पहले से कब्जे चल रहे हैं जहां पर उससे इकोनॉमी बहुत लोगों की जुड़ी हुई है, उससे सरकार के राजस्व में कैसे फायदा हो, और उस जमीन को कैसे लीज के जरिए हो या किसी अन्य माध्यम से हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है लेकिन उसका टैक्स तक नहीं देते हैं। इससे सरकार के राजस्व को, यानी कि हमारे डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होना है उस पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। रहा सवाल जो राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल पार्टीज की बात चल रही है उनके पार्टी कार्यालयों की, तो अभी कांग्रेस ने स्कूलों पर के भवनों पर जो है भूमि पूजन कर दिया है। किस जमाने में कई राजनीतिक दल जो है वो तालाबों पर अपना कार्यालय खड़ा कर लेते थे, जहां पर रायपुर का बहुत पुराना तालाब हुआ करता था वहां पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय है। कांग्रेस अभी स्कूलों में कार्यालय बना रही है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं जाहिर तौर पर उनका जवाब तो देना होगा, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि किन परिस्थितियों में क्या कारण है कि कब्जे पहले होते रहे, उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी, और आज जब कब्जे हो चुके हैं तो उनको हटाने और तोड़फोड़ करने की बजाय उनको रेगुलाइज करने के बारे में क्यों सोचा जा रहा है। क्या राजस्व की कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब उन जमीनों को उनके मालिकाना हक जो है वहां पर जो काबिज लोग हैं उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं धनंजय जी आपके पास इसी सवाल से आ रहा हूं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी सर? क्या योजनाएं ज्यादा हो गई, पैसे ज्यादा बढ़ गए, इसलिए रेगुलराइज किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया कि 15 साल के शासन काल के दौरान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीनों को भाजपा समर्थित लोगों को 1 रुपए के टोकन आवंटित किया। हजारों एकड़ जमीन को, रायपुर की मैं बात कर लेता हूं, कमल विहार के बाद जो जमीन का जो विवाद चला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कितनी भूमिका थी। अगर नेताओं ने वहां पर अवैध तरीके से कोई भी निर्माण किया है तो उसे तोड़िए, उसे धराशायी करिए। आप तो उसे रेगुलराइज कर रहे हैं। 1 रुपए टोकन में दिया गया, सरकारी खजाना को 1 रुपए टोकन में दिया गया, सरकारी खजाना को चोट पहुंचा ही है। सरकारी जमीन का भी बंदरबाट रमन सिंह ने किया था 1 रुपए टोकन में। जिस जमीन की कीमत सरकार को मिलनी चाहिए उसको 1 रुपए टोकन में दिया गया था। वहां रतन जोत घोटाला हुआ 1000 करोड़ का, और आज भी सरकारी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। अब छत्तीसगढ़ में अगर शहरी क्षेत्रों में गरीबों को जो सरकारी जमाने में उनका मकान बन चुका है, 15 से 20 साल से वहां पे रह रहे हैं, कोई 30 साल से रह रहा है, अगर उनके मकान को नियमित किया जा रहा है, उनको अधिकार दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इससे कारण समझ में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश में अडानी और अंबानी की चिंता है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट अडानी को दे रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रेन अडानी को दे रहे हैं, जिस प्रकार से लाल किला बेच दिए, भारत की 9 रत्न कंपनियां बेच दिए, भारत पेट्रोलियम को बेच दिए, भारत एल्युमिनियम को बेच दिए, तो बेचने वाले तो ये लोग हैं। हम तो छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को मकान दे रहे हैं। आप टीवी पर बैठे हैं, जो निजीकरण के आरोप आप लगा रहे हैं बेचने का कहकर, वही आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। वही वो कह रहे हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं जो वहां केंद्र सरकार कर रही है। निजीकरण तो कर रहे हैं ना आप भी, वो भी ये कह रहे हैं। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। नहीं, लेकिन उनको नहीं नजर आ रहा ना, उनको बताइए। आदमी है जो सरकारी मकान में अपना मकान बना चुका है, उनको दे रहे हैं, कोई अडानी अंबानी को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी जो 500 स्क्वायर फीट में अपना मकान बना के रह रहा है, लेकिन जो 700 स्क्वायर फीट में मकान बना के बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। अच्छा, एक छोटा सवाल मैं आपसे करता हूं, उससे पहले जीविकोपार्जन कर रहा है। धनंजय जी आपके पास लौटूंगा, उससे पहले जैन साहब के पास जा रहा हूं। जैन साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो उन गरीबों को मकान दे रहे हैं जो लंबे समय से रह रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी जी, देखिए, जिस गरीब शब्द की आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो गरीब शब्द आपके श्रीमुख में अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ इनका नारा रहा, कांग्रेस का हाथ सदैव गरीब के जेब में रहा।
आप गरीब शब्द मतलब आप 500-700 फीट की बात किए, परंतु आप आदेश पढ़िए, आप भी आदेश में स्क्रीन में दिखा रहे हैं 7500 फीट का आपने उस ऑर्डर में बकायदा भू राजस्व संहिता नहीं, हम तो ये भी बता रहे हैं कि वहां पर कई कॉम्प्लेक्स बना, हमारे सहयोगी बता रहे हैं का अधिकार कलेक्टर को दिया है। नहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको। अब मृदुल जी, अब आप 7500 में, यदि गरीब की बात है तो आप 1000 फीट के नीचे उस आदेश में रखते। 7500 फीट मतलब कहीं नहीं। लेकिन सर, ये निर्माण तो आपके सरकार के दौरान हुआ ना, जब आपको नजर नहीं आया, जब अब इसका निजीकरण होने का आरोप लगा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कब्जाधारियों को क्यों दिया जा रहा है। किसने कहा? किसने कहा? सर, तो क्या मकान 1 साल में, 1.25 साल में तैयार हो गए? कांग्रेस क्या मकान अगर बने भी है वहां पर तो 1.25 साल में तैयार हो गए सारे मकान? बता रहा हूं मृदुल जी। हाँ कहिए मृदुल जी, यही तो समस्या है। जो कांग्रेस 50 साल राज करी और उनके राज्यों में जमीनों का बंदरबाट हुआ, जिनके बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों का नाम है, मैं तो नाम भी ले चुका हूं, वैसी सरकार, वैसी कांग्रेस आज भाजपा पर आरोप लगा रही है और वो नियम में संशोधन करे, खुद के बनाए हुए भू राजस्व संहिता का संशोधन करे, 4(1) और 4(2) को। आप 4(1) और 4(2) को समझे नहीं, ये बड़ा माइनर मामला है जो भू राजस्व संहिता का जिन्होंने परिवर्तन किया है। इन्होंने कलेक्टर को पावर दिया है भू आवंटन करने का, ताकि इनका कांग्रेस न बन सके, आम जनता की जमीनों को लूट करके ये अपने स्वयं। बिल्कुल जैन साहब, आपके आरोप है और ये आरोप जो है कोर्ट में चले गए। पहुंचाना चाहते हैं धनंजय जी। नहीं, मृदुल जी, मैं थोड़ा समय कम है सर, मैं देवेश से कमेंट लेना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फुटबॉल के मैदान पर सर एक मिनट, धनंजय जी और अवधेश जैन साहब, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। धनंजय जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट आरएसएस को दिया, रमन सिंह 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं देवेश से एक छोटा कमेंट देना चाहता हूं। सर आप बहुत लंबी चर्चा करेंगे आप दोनों, मेरे पास इतना समय नहीं है। देवेश मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, क्योंकि अब ये मसला कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट क्या तय करेगा ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि कोर्ट तक ये मसला पहुंच चुका है और अब कोर्ट को ही फैसला करना है। एक छोटा सा ब्रेक